हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो एनुअल है उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे नीट और जेई सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपके लिए रेडी किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आंसर्स होंगे, मैं उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी, मैं सीधा उसका आंसर्स बताऊंगा। और जिस क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप हमारे वीडियोस में कमेंट बॉक्स में जाके आप उसमें अपने कमेंट्स को शेयर करें, ताकि मैं उसके डाउट्स को, आपके बचे हुए डाउट्स जो आ रहे होंगे उसको भी मैं क्लियर कर दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। 1 2, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, ये देखिए आप। मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देता हूँ पहले। कंजर्वेशन लॉ, लॉज ऑफ चार्ज, एनर्जी, मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम आर अप्लीकेबल टू। कहाँ पे ये सारी कंजर्वेशन लॉ जो है, लॉ ऑफ चार्ज, अब किसके किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कंजर्वेशन किसके किसके लिए? लॉ ऑफ चार्ज के लिए, लॉ ऑफ एनर्जी के लिए, लॉ ऑफ मोमेंटम के लिए, और साथ ही साथ एंगुलर मोमेंटम की भी बात हो रही है। ये सब अप्लीकेबल है यहाँ पे। तो आप इसके ऑप्शंस को आप देख सकते हो, बता सकते हो। देखो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास। एवरीवेयर, क्या हर जगह पे ये अप्लीकेबल होगा? तो मोस्टली मैं समझता हूँ अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो आप इसी को टिक करोगे। दूसरा है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, तीसरा है इंटरनल फ्रेम के लिए, और फोर्थ है आपका सम स्पेसिफिक कंडीशन ओनली। तो मैं चाहूँगा आप यहाँ पे अगर रिप्लाई कर सकते हो तो अपने आंसर्स को नोटबुक में लिख लो कि ये इसका आंसर है, और आप क्रॉस चेक करते चले जाओ मेरे साथ कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट किया है। और फिलहाल मैं यहाँ पे आपको इसके ऑप्शंस की बात बता दूं। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये सारी चीज़ें, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, मोमेंटम है, एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही ये अप्लीकेबल होती है। ठीक है, ये किसके लिए अप्लीकेबल होती है? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। और दूसरा क्वेश्चन जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको आप इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो चुके होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार और आपके पास आ चुका है। तो क्वेश्चन है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑप्शंस आप देख सकते हो यहाँ पे। इज स्ट्रोंगर रिपल्सिव फोर्स, acts between the elementary particles, operate beyond the range of the nuclear size, or is conservative force। तो आपको अच्छे से पता है कि ये इसका भी ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बी होने वाला है कि एक्ट्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, है ना। इसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया, आप इसको ऑलरेडी आप इसको स्टडी कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो यहाँ पे। ये कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड्स इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ। किस साइंटिफिक प्रिंसिपल पे अल्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेस्ड है? अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं ये आपको यहाँ पे बता दूं, शायद आपको इसके बारे में आइडिया ना हो। मैंने पहले भी बोला है कि आप अपने ऑप्शंस लिख के चेक करना है आपको, आप कहाँ तक सही कर रहे हो। तो आपको क्या लग रहा है वहाँ पे आप मेंशन करो। और यहाँ पे इसके आंसर्स के बारे में बताऊं, ये जो है आपका सुपर कंडक्टिविटी के लिए अप्लीकेबल होगा। ठीक है, कौन से प्रिंसिपल के लिए? साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये कह रहा है कि ये एच न्यू है। ये ऐसा नहीं समझना है कि ये वी है। ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये फ्रीक्वेंसी है। फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज एच न्यू इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस। यहाँ पे देखो आप, इलेक्ट्रॉन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस, इस दोनों को ऐड किया गया है। ये किस प्रोसेस में होता है ये पूछा गया है। ठीक है, ये किस प्रोसेस में होता है इसके बारे में पूछा गया है। और ऑप्शन आपके पास है न्यूक्लियर फिजन में,
पेयर प्रोडक्शन में, एनहिलेशन में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो इसमें से मैं आपको बताऊं, इसके लिए आपके पास इसका सही आंसर है, जी हाँ, पेयर प्रोडक्शन। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। पेयर प्रोडक्शन में ये जो इलेक्ट्रॉन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस का जो एडिशन हो रहा है, ये प्रोडक्ट पेयर प्रोडक्शन में काम आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वहाँ पे बड़ा ही केयर करना पड़ता है कि करेक्ट नहीं है। तो चूंकि बहुत सारी चीज़ें एक जैसी लगती है और करेक्ट लगती है, तो करेक्ट नहीं है वो चीज़ देखना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या ये ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को? इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो मैं बता दूं, इनवर्स स्क्वायर लॉ इलेक्ट्रोस्टैट्स में है, मैग्नेट में है, ग्रेविटेशन में है ना। तो और और भी किस में है वो भी आप देखोगे। इट इज सेंट्रल फोर्स एंड कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में ये भी बताया गया है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम, मीडियम से इंडिपेंडेंट है। इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है सनलाइट में अवेलेबल होती है, और जहाँ मीडियम नहीं है वहाँ भी वो प्रोपेगेट करता है। जैसे स्पेस में सनलाइट प्रोपेगेट करती है, वहाँ कोई मीडियम नहीं है, एयर नहीं है, वाटर नहीं है, फिर भी वो प्रोपेगेट करती है। तो ये इसका ऑप्शन आपके पास सी जो है, सी एक सही ऑप्शन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है। ठीक है ना, बाकी सब जितनी भी आप देख रहे हो यहाँ पे ये सब फोर्स है। ये फोर्स है, ये स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स में काम करता है। सेंट्रल फोर्स ये भी फोर्स है। ठीक है, तो ये सिर्फ इसकी प्रोपेगेशन को बतलाता है। तो सी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग जो है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये कोई फोर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप आ जाओ और क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास एंड जीरो चार्ज, जिसका जीरो रेस्ट मास, जीरो रेस्ट मास को आप एम नॉट से लिख सकते हो। ठीक है ना, और उसी तरह से रेस्ट चार्ज को भी आप क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है न्यूट्रॉन, बेरियॉन्स और लेप्टॉन्स और न्यूट्रिनो। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें अगर आप केमिस्ट्री का ही पार्ट है ये, और फिजिक्स में भी इसको स्टडी करना पड़ता है, तो न्यूट्रिनो इसका सही ऑप्शन है। न्यूट्रिनो, जो कि आप ज़्यादातर जो न्यूट्रिनो जो लिखा जाता है वो मैं अगर आपको याद दिला दूं, तो जो सनलाइट की प्रोसेस होती है हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रोसेस में, उसमें न्यूट्रिनो इजेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट। कौन डायमेंशनल कांस्टेंट है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको आप म्यू बोलते हो, है ना, अगर आपको याद होगा, म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अगर 10th क्लास में आपने स्टडी किया होगा। दूसरा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में इसका यूज होता है। तीसरा है रिलेटिव डेंसिटी और चौथा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये मैं आपको बता दूं, आपने स्टडी भी किया है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशनल वैल्यू होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल कांस्टेंट, जिसको कैपिटल जी से लिखते हो, है ना। तो ये एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। ठीक है, और बाकी सब की जो है, इस सब की कोई डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि इसके रेशियो सेम आ रहा है, इसकी रेशियो सेम आएगी, रिलेटिव डेंसिटी की रेशियो सेम आएगी, और वो कैंसिल हो जाएगी। तो ना कोई इसकी यूनिट होगी और ना ही इसकी कोई डायमेंशन होगी, सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ही डायमेंशन होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट। तो यहाँ पे एक चीज मैं अभी आपको थोड़ा सा कुछ क्लियर कर देता हूँ। लेटेंट हीट तो हम देखेंगे ही, और साथ ही साथ यहाँ पे यूनिट्स पे जो पावर है इसको मैं दिखा देता हूँ। एल पे पावर 2 लिख देता हूँ, टी पे पावर -1 लिख देता हूँ, एम एल पे पावर 2 लिख देता हूँ, टी पे पावर -1। ठीक है, और पहले वाले में एम पे पावर 0 है, ध्यान से देख लोगे आप।
और सी जो है, सी में ML T-2, और डी जो है आपके पास ML2T-2। तो ये चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट, अब अगर देखो, अगर आप अपने एनसीईआरटी की बुक को देखोगे और उससे डायमेंशनल फॉर्मूला देखोगे, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि आपके पास ए ऑप्शन आप में मिल जाएगा, एम पे पावर नॉट, मतलब एम पे कोई पावर नहीं है, सीधा आप एल पे पावर 2 और टी पे पावर -1, ये इसका लेटेंट हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो जहाँ डायमेंशन आपने स्टडी किया है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ द यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज में कौन सा सेट इसमें नहीं है। तो देखिए, इन एनी सिस्टम ऑफ द यूनिट, तो लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी, इसको आप ये लेंथ, टाइम और वेलोसिटी जो आप देख रहे हो, इसको डिड्यूस कर सकते हो एक दूसरे से। दे कैन नॉट बी एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इफ इन एनी सिस्टम, है ना। तो आपके पास जो इसमें जो ऑप्शन है, अगर आप देख लोगे तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे काफ़ी आसान है, लेकिन यहाँ पे जो पावर है लिस्ट 2 में और लिस्ट 1 में, एक्चुअली यहाँ पे दो लिस्ट दी हुई है, उसको मैच कराने की बात की गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। और लिस्ट 2 में यहाँ पे मैं पावर लिख देता हूँ, m पे पावर 1, l पे पावर 2, t पे पावर -2, m पे पावर, इसमें m पे पावर नॉट, l पे पावर नॉट और t पे पावर -1, इसमें m पे पावर 1, l पे पावर नॉट, t पे पावर -2, और इसमें भी मैं लिख देता हूँ 1, -1 और -2। तो अब आप यहाँ पे ऑप्शन देख के आप देखो कि कौन कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से मैच करता हुआ देख सकते हो कि कौन कौन सा मैच करेगा। जैसे यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, पास्कल्स है। पास्कल्स किसका होता है? पास्कल तो प्रेशर का होता है, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया अगर आप कहते हो तो फोर्स अपॉन एरिया सॉरी, फोर्स अपॉन एरिया में फोर्स का जो डायमेंशन होता है ML T-2, और एरिया का क्या होता है L²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ML-1T-2, एक तो ये आ जाएगा। तो आप इसमें से यूनिट चेक कर लो पास्कल्स का कौन सा टैली कर रहा है। तो और उसके बाद मैं दूसरा यहाँ पे हर्ट्ज है, हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको 1/T से लिखते हो। 1/T मतलब T पे पावर -1, तो T पे पावर -1 तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि T पे पावर -1 ये है, और ML पे पावर -1 T पावर -2 ये पास्कल्स का ये रहा। अब जूल जो है, जूल एक्चुअल में ये वर्क डन की यूनिट होती है, अगर आपको ध्यान होगा, और वर्क डन की जो होती है ML2T-2, तो ये वाला होगा। और इसको स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट अगर आप निकालना चाहते हो तो K से लिखते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को, और ये होता है F/x। तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ है उसको सीधा आप टिक कर सकते हो, ये रहा आपका। तो इस तरह से अगर आप देखो, इसका मतलब A का जो है वो थर्ड है, तो A का थर्ड यहाँ पे है हमारे पास, और B का फोर्थ है तो B का फोर्थ ये रहा, C का सेकंड ये रहा, और D का 1। तो आंसर 1 जो है इसका सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 में ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग combination have the dimensions of time L, C, R represent inductance, capacitance and resistance। L जो है, L इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, C जो है वो कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, और रेजिस्टेंस R को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें से आप अगर सबकी डायमेंशन देखना चाहो तो मैं आपको डायमेंशन सबकी बता सकता हूँ यहाँ पे। जहाँ तक रेजिस्टेंस की डायमेंशन की बात करें, तो रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है वो होता है, आप चाहो तो
जैसे कि आपको मैंने बताया है, एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, इसमें इसकी रेजिस्टेंस की डायमेंशन होती है एम पे पावर 1, एल पे पावर 2, टी पे पावर -3, ए पे पावर -2। ठीक है। और इंडक्टेंस की डायमेंशन होती है एम पे पावर 1, एल पे पावर 2, टी पे पावर -2, ए पे पावर -2। और अब रह गई बात कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस की डायमेंशन होती है एम पे पावर -1, एल पे पावर -2, टी पे पावर 4 और ए पे पावर 2। और अब इस सब में से अगर आप देखोगे, अगर आप आर और सी को मल्टीप्लाई करते हो, आर और सी को, ये देखो ये आर और सी, तो आर और सी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टाइम जो चाहिए हमें, डायमेंशन टाइम का, ये आपको मिल जाएगा। तो क्योंकि ये देखो आप, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक्चुअल में ये m पे पावर 1 है और यहाँ पे m पे पावर -1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। l पे पावर 2 है, l पे पावर -2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। a पे पावर -2 है और a पे पावर 2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और t पे पावर 4 और t पे पावर -3, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास t मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, इसको देखते हैं। द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव द सेम डायमेंशंस आर। अब ऐसे पेयर्स को यहाँ पे ढूंढना है जिसका डायमेंशन सेम है हमारे पास। ठीक है ना। तो यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी होंगी इसके लिए। तो जो जो टर्म्स हैं उसके तो डायमेंशंस आप बुक से देख ही लो और ध्यान में रख लो, रेनॉल्ड्स नंबर एंड कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर एंड कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये एक्चुअल में दोनों ही जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो जब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो डायमेंशन सेम होने की क्या बात कर सकते हैं, है ना। तो इसका मामला यहाँ पे कहने का मतलब दोनों सेम रह गए ना, ये भी डायमेंशन लेस, रेनॉल्ड्स नंबर भी डायमेंशन लेस और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी डायमेंशन लेस। ठीक है। अब बात करते हैं बी वाले पार्ट की, ए वाले पार्ट की बात कर ली, बी वाले पार्ट की, लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो लेटेंट हीट जो होती है ना आपकी, लेटेंट हीट को L इक्वल टू आप लिखते हो, फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो Q बाय एम। Q मतलब हो गया यहाँ पे हीट, हीट एक तरह से चार्ज या एनर्जी, हीट एक तरह से एनर्जी है यहाँ पे। और एनर्जी मतलब वर्क डन का जो डायमेंशन लिखते हो ml2t-2, सेम वही चीज होगी अपॉन m, और m कैंसिल होगा, L पे पावर 2, T पे पावर -2 मिलेगा आपको। ठीक है। और तीसरा, थर्ड वाले की बात करें, क्यूरीज एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट वेव्स। तो क्यूरी जो होती है, वन क्यूरी जो होती है वो होती है 3.7 इंटू 10 इतना डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड के इक्वल होती है। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी में आप, ये सेम इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी टी इनवर्स के, है ना, ये सेम इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये तीन चीजें जो है आपकी यहाँ पे, रेनॉल्ड्स नंबर, लेटेंट हीट और क्यूरीज वाला, ये तीनों जो है पेयर ऑफ क्वांटिटीज जो है, इस सब की डायमेंशन सेम मिलेगी आपको। जबकि आप प्लैंक कांस्टेंट और टॉर्क का देखोगे यहाँ पे, है ना, तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिल जाएगा। तो ये ए बी और सी तीनों आपकी यहाँ पे ऑप्शन सही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है अगला क्वेश्चन। प्रेशर इज डिफाइंड एज। अब इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। हो सकता है आपका ऑप्शन सही हो, गलत भी हो सकता है, दोनों देखना पड़ेगा। तो देखिए, प्रेशर क्या है, मोमेंटम पर यूनिट एरिया। ठीक है। और मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी दिखा रहा है। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये भी दिखा रहा है। तो अगर आप निकाला जाए यहाँ पे तो डायमेंशन निकाल के आप देख सकते हो दोनों का। मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ आपको कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो कैसे करूँगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ सामने रखा हुआ है, और यहाँ पे अब एनर्जी ये बी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, ये बी वाला पार्ट की।
क्योंकि मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोमेंटम पर यूनिट एरिया अपॉन एरिया इनटू टाइम, यहाँ टाइम भी नीचे ही रहेगा। तो मोमेंटम का होता है mlt-1, यही होती है मोमेंटम की डायमेंशन। एरिया का होता है एल स्क्वायर और ये टी हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा m पे पावर 1 एल पे पावर -2 टी पे पावर -2, ये आ जाएगा। वहीं अगर मैं दूसरे वाले इसकी बात कर लेता हूँ, यहाँ पे एनर्जी मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम है, लेकिन मैं इसकी नहीं, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए इसको, ये हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का होता है ml2t-2, ठीक है, और अपॉन में, और वॉल्यूम का हो जाता है एल पे पावर 3, ये हो जाएगा। तो इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा m पे पावर 1 एल पे पावर -1 टी पे पावर -2, ये आ जाता है। ठीक है, तो प्रेशर आप किससे डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे, अब आप इससे देख सकते हो, क्योंकि प्रेशर होता है, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स होता है mlt-2 अपॉन एरिया होता है एल पे पावर 2। तो ये हो जाएगा m एल पे पावर -1 टी पे पावर -2। ठीक है, तो ये आपका इससे टैली कर रहा है। तो प्रेशर आपको कौन डिफाइन करेगा, तो ये वाला ही डिफाइन करेगा, डी वाला, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है, और 15 तक का, जैसे मैंने बोला था 15 तक ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 14 में है, इफ मोमेंटम पी, पी देखने के साथ आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्रेशर है। मोमेंटम लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, मोमेंटम। लिखने का पर्पस ही है कि आप इसको समझ लेना। एरिया ए, टाइम टी, टेकन बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द एनर्जी हैज द डायमेंशन फार्मूला। एनर्जी की डायमेंशन फार्मूला क्या होगी, तो देखिए, हालांकि एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ई को आप जो निकालते हो, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इस पर पावर आप ले लो, ए बी और सी, इस तरह से पावर ले लो आप, और एनर्जी को आप इक्वल टू लिख दो के, पी पे पावर ए पे पावर बी, टी पे पावर सी। फिर सबकी डायमेंशन आप यहाँ पे लिख दो। सबसे पहले एनर्जी की डायमेंशन ml2t-2, तो सबसे पहले सबकी डायमेंशन लिख दो, ml2t-2 यहाँ पे लिख दिया। फिर देन इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे mlt-1, ये प्रेशर का हो गया, और देन एरिया का L पे पावर 2, प्रेशर जो है इस पे पावर A, L इस पे पावर B, और फिर लास्ट में आपके पास T पे पावर C। जब सब आपको सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा m पे पावर A, L पे पावर A प्लस 2B एंड T पे पावर A प्लस C। ठीक है, उसके बाद इसके इसके पावर को इक्वेट करोगे। पावर इक्वेट करने के बाद आपके पास जो आ जाएगा, आपको पता है इस तरह के क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं, डायमेंशन फार्मूला E इक्वल टू जो आपके पास मिलेगा वो ये मिलेगा, P पे पावर 1, A पे पावर 1/2, T पे पावर -1। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो गया। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में, इस वीडियोस के लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 है, which of the following pairs of physical quantities do not have the same dimensional formula। इसमें सेम डायमेंशनल फार्मूला किसका नहीं है, इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, और मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ कि इसका ये जो सी ऑप्शन है, इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम नहीं है। क्योंकि देखिए, वर्क और टॉर्क का निकालोगे सेम आएगा, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का निकालोगे सेम आएगा, इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम निकालोगे तो सेम आएगा। अब ये भी आप इसे याद कर सकते हो कि कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला सेम हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही तरह से आपको हेल्प करेगा, इसलिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो सारे ऑप्शंस को अच्छे से एनालिसिस करें। तो चलिए, ये वीडियो यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा।